नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरव प्रथम का अध्याय नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो इस संपूर्ण पाठ का व्याख्यान, इसके प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, इसके बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चन और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, जो आपको कक्षा 11 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, वो हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि पंडित आलोपीदीन का इलाके में कैसा प्रभाव था। इस प्रश्न का जवाब है कि पंडित आलोपीदीन अपने इलाके में बड़े प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित जमींदार थे, जो लाखों रुपयों का लेन देन करते थे तथा धन को ही सब कुछ मानते थे। प्रत्येक व्यक्ति उनसे बहुत प्रभावित था और उनका ऋणी भी था। वे प्रत्येक व्यक्ति को धन का लालच देकर उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लेते थे और उन्हें कठपुतलियाँ बनाकर, मतलब अपने इशारों पर नचाते हुए, उनसे सभी सही गलत काम करवाते थे। इसी प्रकार सभी उनसे मोहित थे। इलाके का न्यायालय, वकील, पुलिस आदि सब उनके गुलाम थे। अगला प्रश्न है कि यह कहानी नमक का दरोगा सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है, कैसे स्पष्ट करना है। इसका जवाब है प्रस्तुत कथन यह कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है, पूर्णतः सत्य है। इस कहानी का नायक वंशीधर वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें प्राय सभी सद्गुणों का निवास है, जैसे आज्ञाकारी पुत्र, ईमानदार, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ चरित्र वाला आदि। दूसरी ओर आलोपीदीन, जिसे सदा झूठ, बेईमानी और धोखाधड़ी से ही जीवन गुजारा, अपने असीमित धन से वंशीधर जैसे व्यक्ति को खरीदना चाहता था, किंतु अंत में वंशीधर के गुणों से प्रभावित होकर उसने उसे अपने ही यहाँ पर एक ऐसे पद के लिए नियुक्त किया जिसके लिए वंशीधर जैसे विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति की ही आवश्यकता थी। इसलिए यह एक सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है। इसमें सद्गुणों के प्रभाव में आकर अवगुणों ने घुटने टेक दिए हैं। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि यह जो कहानी है, ये अधर्म पर धर्म की जीत है या असत्य पर सत्य की जीत है। अगला प्रश्न है कि वंशीधर की बातों को सुनकर पंडित आलोपीदीन स्तंभित क्यों रह गए थे, आश्चर्यचकित क्यों रह गए थे। इसका जवाब है पंडित आलोपीदीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, अर्थात उसे अपनी धन वैभवता पर, संपत्ति पर अखंड विश्वास था। वे मानते थे कि धन के बलबूते सब कुछ किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। वे धन के सहारे को चट्टान समझते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक धन हो तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किंतु जब गैर कानूनी ढंग से नमक की बोरियां ले जाते हुए उन्हें नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर के द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उन्होंने उसे धन का लालच देकर उनसे पीछा छुड़ाना चाहा, किंतु वंशीधर ने धन स्वीकार करने से मना कर दिया। तब पंडित आलोपीदीन स्तंभित रह गए, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने पहली बार ऐसा मनुष्य देखा था जिसे धन का लालच नहीं था और जो धन से ज़्यादा अपने धर्म का पालन करता था, जो धन को देखकर डगमगाए न और जिसे धन अपने कर्तव्य पथ से भटका नहीं सकता था। अब अगला प्रश्न है कि वंशीधर के वृद्ध पिता आलोपीदीन से लल्लो चप्पू की बातें क्यों करने लगे। इसका जवाब, लल्लो चप्पू की बातें करने से तात्पर्य उसको बहकाने के लिए, प्रेम पूर्वक, दिखावे के लिए प्रेम पूर्वक बातें करना। इसका जवाब है कि वंशीधर के वृद्ध पिता
पंडित आलोपीदीन से लल्लो चप्पो अर्थात चमचागिरी की बातें इसलिए करने लगे क्योंकि वे जानते थे कि वे बहुत बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और अगर उन्होंने उनका अपमान किया हो तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। चूँकि अपमान वो उसे मानते थे कि उनके पुत्र वंशीधर ने आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया था, तो इसके अतिरिक्त वे यह भी जानते थे कि वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है। इसलिए यदि वे उनको प्रसन्न रखते हैं तो कदाचित उन्हें भी उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा मिल सकता है। वे यह भी मानते थे कि उनका लड़का महामूर्ख है जिसने ऐसे प्रतिष्ठित धनी और धन को ठुकराया है जिन्हें सब पूजते हैं। अतः धन के लोभी और हीन भाव से ग्रस्त होकर लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। अगला प्रश्न है कि पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त कर दिया था। इसका जवाब है कि पंडित आलोपीदीन ने देखा कि वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति है जिन्हें धन भी अपने कर्तव्य पथ से भ्रष्ट नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता है, क्योंकि जब वे गैर कानूनी तरीके से नमक की बोरियां ले जा रहे थे और उन्हें वंशीधर द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया, उनसे बचने के लिए पंडित आलोपीदीन ने उन्हें धन का लालच देना चाहा। तब भी वे धन लेकर उन्हें आज़ाद करने के लिए राजी नहीं हुए और अपने धर्म का पालन करते हुए हिरासत में ले लिया। अतः इससे वे जान गए कि वंशीधर एक धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है जिन्हें धन का कोई लोभ नहीं था। इसलिए वे जान गए कि वंशीधर ने निस्वार्थ भाव से कार्य किया है और वो अब हमारे साथ भी निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकते हैं। पंडित आलोपीदीन के पास बहुत अधिक जायदाद थी, धन संपत्ति थी, इसलिए उनको उसके लेन देन को संभालने के लिए एक ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति की खोज थी जिस पर उनकी नज़रों में केवल वंशीधर ही खरे उतर पाए। इसलिए आलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। अगला प्रश्न है कि वंशीधर के पिता ने किन बातों को गिरह में बांधने की सीख दी थी कि ये गांठ बांधकर याद कर लेना या इन बातों को अपने जीवन में अपना लेना। कौन कौन सी बात कही थी जब वो नौकरी पर जा रहे थे। तो वंशीधर के पिता ने निम्नलिखित बातों को गिरह में बांधने की सीख दी थी वंशीधर को। प्रथम है कि ओहदे पर अर्थात अपने पद पर ऐसे नज़र रखनी चाहिए जैसे पीर की मज़ार पर, अर्थात उसके आमदनी पर नज़र रखनी चाहिए। मज़ार पर चढ़ चढ़ावे और चादर की तरह ऊपरी कमाई पर ओहदे से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अर्थात पद से ज़्यादा जो उसकी ऊपरी कमाई है, रिश्वत से जो कमाई प्राप्त होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। जिस आदमी को तुमसे काम हो उससे कठोरता से पेश आना चाहिए और उससे जहाँ तक हो सके पैसे खींचना चाहिए। जिस व्यक्ति से तुमसे काम होता है वह तुम्हें धन दे सकता है, इसलिए उससे जितने ज़्यादा हो सके उतने पैसे खींचना चाहिए, ऐंठना चाहिए। बेगरज आदमी से अर्थात उन लोगों से जिन्हें तुमसे काम न हो विनम्रता से पेश आना चाहिए क्योंकि वे तुम्हारे कोई काम के नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि रोजगार की खोज में निकलने से पूर्व वंशीधर के घर की हालत कैसी थी। तो रोजगार की खोज में निकलने से पूर्व या नौकरी की खोज में निकलने से पूर्व वंशीधर के घर की हालत बहुत बुरी थी। उनके पिता एक साधारण पद पर नियुक्त थे तथा उनका मासिक वेतन भी बहुत कम था। यह धन मास के प्रारंभ में ही, महीने के शुरुआत में ही समाप्त हो जाता और फिर उनके घर रोजी रोटी के लाले पड़ जाते थे, अर्थात मुश्किल से दिन की रोजी रोटी प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त वे ऋण के बोझ से, कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। उनके पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। घर में लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती जा रही थी,
अर्थात विवाह के योग्य हो गई थी और पिता कगार के वृक्ष हो चुके थे। कगार का अर्थ होता है किनारा, अर्थात पिता जो है वो जीवन सागर से कभी भी जा सकते थे, अर्थात उनकी उम्र हो गई थी। आर्थिक विपन्नता, गरीबी ने सबको रुला रखा था। तो इस प्रकार से हम इस अध्याय के व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और MCQ ये सभी अध्ययन कर चुके हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के सारे वीडियो प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।